सर क्या कुछ चल रहा है? मेरा पहला सवाल राजस्थान की जनता जो के मन में अभी जो चल रहा है वो सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप सरकार के बहुत नजदीक हैं। ऐसे समय राजस्थान को एकजुट होकर जनता का साथ लेकर के पक्ष और प्रतिपक्ष को निश्चित विषयों के ऊपर राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पंजाब से राजस्थान सरकार से पैसों की डिमांड हो गई कि हमारा इतना बकाया बाकी पड़ा है। वहां के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। संसद के अंदर ही कई बार वो कई जिलों से अलग अलग ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आते हैं, सड़कें जहां बन रही है, ठेकेदार बड़े स्तर पर जो है वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सड़कें एक रात में बन रही है, दूसरे 2 दिन बाद टूट रही हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर ना तो MRI मशीनें हैं, ना पूरे डॉक्टर्स हैं, ना ऐसे कई सारे सिस्टम हैं जो इस समय में होने चाहिए वो हैं। और ये तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हम लोग देखें तो जनता की समस्याएं ये लगातार सामने आ रही हैं। अपने सिस्टम के अंदर, राजस्थान के सिस्टम में या दूसरे राज्यों के भी सिस्टम में भ्रष्टाचार नस नस के अंदर भरा हुआ है। एक भी ट्रोमा सेंटर राजस्थान के अंदर सही स्थिति में नहीं है, एक भी। आज की तारीख में आपकी सरकार को भी 2.5 साल हो गए। अगर आप कह रहे हैं ये स्थितियां हैं, बरकरार हैं, तो इस पर क्यों काम नहीं हो पा रहा? अधिकारी लोग, ब्यूरोक्रेसी उनकी तभी चलेगी जब वो चीजों को अस्थिर रखेंगे। और दूसरी चीज है, मीडिया का भी एक बड़ा वर्ग जो पहले की स्थिति दूसरी थी। अशोक गहलोत जो है इन दिनों इंतजार शास्त्र चला रहे हैं। गहलोत साहब की जो सबसे बड़ी चीज थी, वो जब आए थे तो एक स्वच्छ छवि के साथ आए थे। अच्छा गोपाल जी, क्या वाकई में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मंत्रियों के बेटों का इंटरफेयर सरकार में है, ऐसा है आपकी सरकार में कुछ? हम तो जानते ही नहीं कौन मंत्री के कौन बेटे हैं। चलिए सर, अब हम बात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार आपकी पार्टी को, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार से पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रही है, सरकार बार बार भाजपा को जो है हार का डर है इसलिए नहीं करवा पा रही। और दूसरा, उन्होंने RCA पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे पुराने कलाकार होते थे, अजीत, प्राण और वो ये सब इनके से, तो ये क्या अपने अपने भूमिका के हिसाब से खुद को बदल लेते थे। कभी तो वो दलाल बन करके गवाही देने जा रहे हैं, कभी विलेन बन गए, कभी वो मगमचा, कभी कुछ। वही स्थिति डोटासरा साहब की। राजस्थान के नेताओं से, जनता से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों को और नेताओं को इंतजार है कि कब जो है मंत्रिमंडल का फेरबदल हो या विस्तार हो। क्या कुछ इसकी सुगबुगाहट है आपके पक्ष, सत्ता पक्ष में? उन्होंने फिर चुनाव कैंसिल कर दिए। मेरे को अभी भी याद है, उस समय मैंने आइटम लिखा था कि पंचायती चुनाव से क्यों कतरा रही है सरकार। राजस्थान की सियासत में आए दिन किसी न किसी प्रकार की चर्चाएं होती रहती है, चाहे सरकार की चर्चा करें, विपक्ष की करें, या फिर राज्य के अलग अलग जिलों की। ऐसे में राजस्थान के लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जरूर चिंतित भी रहते हैं और चर्चाएं भी करते हैं कि राजस्थान के विकास के मुद्दों पर या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके मुद्दों पर कौन बात करेगा, क्या कुछ उसका होगा और सरकार में क्या कुछ चल रहा है। इन तमाम बातों को जानने के लिए राजस्थान की जनता आतुर है। हालांकि अभी मैं जिनसे आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं वो भी एक सरकार के पार्ट हैं, लेकिन उनसे पहले आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मेरे साथ गोपाल शर्मा जी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सबसे प्रमुख विधानसभा सीट सिविल लाइन से आप विधायक हैं और लंबे अरसे से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके समाज सेवा की है। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है जी। राजस्थान में जिस तरह से आपने पैठ बनाई है उससे पत्रकारिता का सिर ऊंचा हुआ। निश्चित तौर पर आप सबके मार्गदर्शन से हम लोग चल रहे हैं। सर क्या कुछ चल रहा है? मेरा पहला सवाल राजस्थान की जनता जो के मन में अभी जो चल रहा है वो सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप सरकार के बहुत नजदीक हैं और जयपुर के हार्ट कहे जाने वाले सिविल लाइंस विधानसभा के आप विधायक हैं। सरकार में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी तो समय चल रहा है। सरकार की जो कोशिश है और जिसमें पहली बार सफलता मिली है कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, तो उसमें पहली समस्या पानी की। सड़कें जिस तरह की हो गई हैं वो राजस्थान किसी भी से पीछे नहीं है। और पानी की समस्या को केंद्रित करते हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश से समझौता हो या हरियाणा से हो,
ये पहली बार सुनने के लिए मिला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड पर ये कहा है कि राजस्थान को ज्यादा हिस्सा मिला है और इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई हैं, तो एक भाई को अगर ज्यादा हिस्सा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये संजोग पहली बार बना है। राजस्थान का बजट 6,11,000 करोड़ का होना, दुनिया के विकसित देशों के बजट 30 से 40% होते हैं, जो अपने इतना बड़ा बजट भारत के अंदर किसी भी प्रदेश का आज तक नहीं रहा है। तो ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव साइड के अंदर लेकर के जाती हैं। गोपाल जी, आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी के समझौते की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पंजाब से राजस्थान सरकार से पैसों की डिमांड होगी कि हमारा इतना बकाया बाकी पड़ा है। नहीं, वो तो हमेशा से ही करते हैं। पंजाब को अपने को इस तरह से देखना होगा कि जब राजस्थान और पंजाब का समझौता हुआ, उसके बीच से हमेशा, जब भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बात के लिए आरोप लगाया था कि श्री शिवचरण माथुर जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घुटने टेक दिए और राजस्थान का हिस्सा छोड़ दिया। तो पंजाब में तो राजनीतिक तरीके से काम हो रहा है ना। जो आपकी सरकार है वहां फेल हो चुकी है, आपकी सरकार चुनाव नहीं जीत रही है वहां पर, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके पास एकमेव रास्ता है राजस्थान और हरियाणा से विरोध करना, और विरोध का आधार है पानी। तो इसलिए वहां के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। संसद के अंदर ही कई बार वो रात की स्थिति बना लेते हैं थे। तो पानी के मामले में और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर साधनों के बारे में राजस्थान की गति काफी तेज है। जहां पर कमजोरी नजर आती है वो कमजोरी ये नजर आती है जो नहीं होनी चाहिए। इस समय सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। न तो विपक्ष के अंदर अधिक सामने कोई लड़ाई झगड़े हैं, और सत्तारूढ़ पक्ष के अंदर तो आदरणीय भजनलाल जी को मुख्यमंत्री माना हुआ है और सभी विधायक उनके नेतृत्व में ठीक से काम कर रहे हैं। ऐसे समय राजस्थान को एकजुट होकर, जनता का साथ लेकर के, पक्ष और प्रतिपक्ष को निश्चित विषयों के ऊपर राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपको एक विधायक के नाते नहीं पूछ करके एक पत्रकार के नाते पूछूं कि राजस्थान के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे, कौन कौन से वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप 4-5 गिना दे कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये कर दी? देखिए, सबसे पहली चीज है वो है, चूंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र रहा है, सड़कें हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। आज सड़कों के मामले में, और सड़कों से भी ज्यादा अगर हम ये देखें तो 6 लेन की, 8 लेन की जो ये तैयार हो रही हैं सड़कें केंद्र के सहयोग से, ऐसी कहीं भी किसी प्रदेश के अंदर स्थिति नहीं है। दूसरी चीज है, हम जैसे बिजली की बात करें तो बिजली के अंदर राजस्थान की स्थिति वो नहीं है जो 2023 के आखिर में थी, जब सरकार ने अपने को संभाला तो इतना बकाया था कि बिजली बंद करने की नौबत आ रही थी। आज कहीं ये नहीं है कि बिजली का बकाया नहीं है, इसलिए बिजली आने के अंदर कोई दिक्कत है। तो पानी, बिजली, सड़क, अस्पतालों की स्थिति और एजुकेशन के अंदर पुराना भवन जो झालावाड़ के अंदर गिरा और उससे बच्चों की मौत हुई, उसके बाद सरकार को लगा कि नहीं, ये जो जितने पुराने भवन हैं इनको अगर ठीक नहीं किया गया तो कभी भी कहीं भी कोई घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम हो। आप कह रहे हैं कि सड़कों की आपने बात कर ली, कई जिलों से अलग अलग ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आते हैं, सड़कें जहां बन रही है, ठेकेदार बड़े स्तर पर जो है वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़कें एक रात में बन रही है, दूसरे 2 दिन बाद टूट रही हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर ना तो MRI मशीनें हैं, ना पूरे डॉक्टर्स हैं, ना ऐसे कई सारे सिस्टम हैं जो इस समय में होने चाहिए वो हैं। और ये तमाम चीजों के बावजूद अगर हम लोग देखें तो जनता की समस्याएं ये लगातार सामने आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि
जो आपने ये कहा कि धरातल के ऊपर ऐसी चीजें नजर आती हैं, सड़क का बनना टूटना, तो जैसे कई बार बीमार आदमी नशे का और ड्रग्स का इतना आदी हो जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि पहले इसको जिंदा तो रखो। अपने सिस्टम के अंदर, राजस्थान के सिस्टम में या दूसरे राज्यों के भी सिस्टम में भ्रष्टाचार नस नस के अंदर भरा हुआ है। अब ये निकले कैसे? इसको हम ये सोचें कि एक दिन के अंदर सारे अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हो जाएंगे, संभव नहीं है, क्योंकि उनकी रग रग के अंदर भरा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि जो टूटी हुई चीजें सामने आ रही हैं वो कैसी चीजें हैं? जैसे जल जीवन मिशन के अंदर कितने करोड़ रुपए खत्म हो गए, जनता तक पहुंचा ही नहीं। अभी आपको मैं ताजा लेटेस्ट चीज बता रहा हूं जो प्रेस के अंदर अभी आई नहीं है। ट्रोमा सेंटर्स की भारत सरकार के महालेखाकार ने जांच की, ऑडिटर जनरल ने। एक भी ट्रोमा सेंटर राजस्थान के अंदर सही स्थिति में नहीं है, एक भी। आज की तारीख में, आज की तारीख के अंदर एक भी। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। और ये कब की है स्थिति? ये है ठीक अशोक गहलोत जी के शासन के आखिरी समय की रिपोर्ट, जिसके ऊपर चर्चाएं चल रही है इस समय। तो जब हमने एक भी ट्रोमा सेंटर पूरे राजस्थान के अंदर सुरक्षित छोड़ा ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि ट्रोमा सेंटर की जगह लिखी हुई है और वहां जगह पर ट्रोमा सेंटर नहीं है। वहां करोड़ों रुपए की मशीनों की खरीद हो गई और एक भी मशीन नहीं है, एक के बारे में नहीं। ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर आपको कोई? मैं कह रहा हूं राजस्थान में जहां ट्रोमा सेंटर है, चाहे प्रतापपुर जिले में उसमें हो, संभाग में हो, जयपुर में हो, बीकानेर में हो, उदयपुर में हो, जोधपुर में हो, एक भी ट्रोमा सेंटर के अंदर स्थितियां है ही नहीं। ऐसे ऐसे ट्रोमा सेंटर बना दिए जहां गाड़ी जा ही नहीं सकती, खुला ही नहीं। इस चीज से प्रतिपक्ष भी जानता है इस बात को। ये हुई स्थिति कब? ये कांग्रेस की सरकार के समय हुई। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार या मंत्री अकेले मिलकर कर सकते हैं? नहीं। तो यह जो भ्रष्टाचार का नस नस में समाई हुई स्थिति है, इसको बदला कैसे जाए? क्यों आपकी सरकार को भी 2.5 साल हो गए, अगर आप कह रहे हैं ये स्थितियां हैं, बरकरार हैं, तो इस पर क्यों काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन उसमें दिक्कतें आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई ये नहीं कह सकता दूर दूर तक कि गलत चीज के अंदर जनप्रतिनिधि का हाथ है। लेकिन समस्या ये आती है कि काम तो उन लोगों से करवाना है जिनके काम ही खाली गलत किए हुए हैं। दूसरी चीज, ऐसी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता जिसके अंदर सीधी सीधी आय नहीं होती हो। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि संघर्ष की स्थितियां भी आई हैं। सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऐसे तंत्र की तरफ से जो, चाहे मेरे को ध्यान आता है अशोक जी पहली बार बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने, वसुंधरा जी बनी, वो बनी। एक तो इन लोगों का कोकस है जो ये षड्यंत्र रचता है कि किसी भी सरकार को स्थिर मत होने दो। तो ये क्या करेंगे, 2-3 साल बाद कहेंगे सरकार तो कमजोर चल रही, सरकार तो नहीं चल रही, यानी जनता को उसके प्रति भड़काना। और ये भड़काने के साधन में कौन लोग सबसे पहले आ जाते हैं? एक तो अधिकारी लोग, ब्यूरोक्रेसी, उनकी तभी चलेगी जब वो चीजों को अस्थिर रखेंगे। और दूसरी चीज है मीडिया का भी एक बड़ा वर्ग जो पहले की स्थिति दूसरी थी। मुझे ध्यान आता है कि हमारे एक पत्रकार थे वरिष्ठ, दुर्गादास जी, वो लिखते थे तो नेहरू जी भी नहीं मंगवाते थे अखबार को प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ऐसे संबंध रहे हुए हैं। इंदिरा जी ने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई, क्यों लगाई? इसीलिए कि जो छपता था वो पसंद नहीं आता था। लेकिन एक बड़ा वर्ग स्वार्थों पर आधारित हो गया है, जिसकी सरकार उसके साथ।
तो इससे जो असली छवि है वो सामने नहीं आ पा रही। ये दोनों चीजें जरूरत है। इसीलिए आज सोशल मीडिया अपने और चैनल्स, अपने और यूट्यूब चैनल्स, ये सब क्यों पावरफुल हो रहे हैं। मेरे को याद है जब मैं राजस्थान पत्रिका में चीफ रिपोर्टर था तो उस समय 90% मीडिया पत्रिका ही थी। इन सब चीजों में चेंज क्यों आ रहा है? विश्वसनीयता कम हो रही है, सरकार की तरफ देख रहे हैं। मैंने तो एक बार उदाहरण के स्वरूप कहा था कि महानगर टाइम्स 97 में शुरू हुआ, 29 साल हो गए, कोई सरकार नहीं जिसने बीच में विज्ञापन बंद नहीं किया। अच्छा, ये तक। अभी की सरकार में सब कुछ ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तक सभी सरकारों में विज्ञापन बंद होते रहे। तो उसका कारण है कि अपना जो देश है ये अनंत काल तक चलने वाला देश है। इसकी कुछ नीतियां हैं, उसके आधार पर जब तक हम सही चलते हैं। अब जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें आम व्यक्ति क्या करेगा? हमारी भावना व्यक्त करना और सोचना दोनों अलग अलग है ना। हम सोच तो किसी के बारे में सकते हैं, लेकिन हम सोचे हम व्यक्त करने लग जाए तो हम चीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं। आज कश्मीर के अंदर मान लीजिए कि खामनेई के हत्या के बाद में और वहां दंगे हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, जयपुर में तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। जहां अति होती है वहां विद्रोह होता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी जिसमें 10 साल तक लाखों करोड़ के घोटाले हुए, इसलिए लोगों ने मोदी जी को सामने लाने का काम किया। आज पिछले 12 सालों के अंदर एक भी मंत्री ने भ्रष्टाचार के कारण कोई इस्तीफा देना पड़ा है? किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? नहीं। पिछले 2.25 साल के अंदर राजस्थान विधानसभा में एक भी मंत्री के खिलाफ कोई भी चीज प्रमाण सहित कोई नहीं रख पाया, कोई घटना ही नहीं है। तो क्या रखेंगे कि आप सवाल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रियों की बात अगर आप नहीं करें तो विधायकों पर तो ऐसे आरोप लगे भी हैं, कई प्रकार की चीजें सामने भी आई है। हालांकि खैर उस पर हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जो है इन दिनों एक इंतजार शास्त्र चला रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा भी उन्हें कहा गया है कि आपको अब जो है वो देखना चाहिए कि इंतजार शास्त्र है या काम शास्त्र है, वह काम कर रहे हैं हम लोग, वो चल रहा है या फिर तमाम बातें चल रही है। आप उसको किस तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक वो बता रहे हैं कि हमने ये करा और सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, या हमारी ये योजना थी उस पर ये सरकार काम कर रही है। देखिए, अशोक गहलोत जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, जिसके कारण मेरे मन के अंदर उनके प्रति आदर है, वो ये है कि उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व संभालने के बाद एक बयान दिया कि मैं पैराशूटर्स के खिलाफ हूं। और उन्होंने श्री बलराम जाखड़, श्री बूटा सिंह, श्री राजेश पायलट, इनका जितना विरोध हो सकता था उतना विरोध उन्होंने किया। ये सब लोग मुख्यमंत्री तक की लाइन में थे, लेकिन श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की राजनीति को पैराशूटर से अलग रखा। तो राजस्थान का नेतृत्व उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस में बनाए रखा। गहलोत साहब की जो सबसे बड़ी चीज थी, वो जब आए थे तो एक स्वच्छ छवि के साथ आए थे। गहलोत साहब का के लिए हम लोग ही कहते थे आपस में बातचीत के अंदर कि जैसे भैरव सिंह जी के रहते हुए कोई अपराधी मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं कर सकता, कम से कम गहलोत साहब उस चीज को निभाएंगे। लेकिन वो राजनीतिक षड्यंत्र के इतना शिकार हो गए कि उनकी सरकार को डिस्टर्ब करने में कांग्रेस आला कमान शामिल हो गए। इनको खड़गे जी को भेजा इसीलिए था कि आप हटा करके आइए, और गहलोत साहब को उस राजनीति का मुकाबला करने के लिए वैसे ही राजनीतिक बनना पड़ा। अब स्थिति यह है कि गहलोत साहब राष्ट्रीय कांग्रेस के हो नहीं सकते,
उनके पास जो है वो अपनी जमीन है, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है जो उनसे हिल नहीं पाई है, हिला नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वो ये साबित करें कि कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला हूं वो मैं हूं। ओके। इसके लिए वो विषयों को उठाते हैं, लेकिन चूंकि उम्र के साथ, जैसा वो भैरव सिंह जी शेखावत साहब के लिए कहते थे, वो उन पर भी लागू है। उन्होंने शेखावत साहब के लिए कहना शुरू कर दिया था कि इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, इनके मन के ऊपर असर आया है। वही स्थिति में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपमानजनक थे। वही स्थिति आदरणीय गहलोत साहब के साथ हो रही है। उनको चीजें अब याद नहीं है, उनको याद करना पड़ता है कि मैं तो अपने बच्चों को मुख्यमंत्री निवास से बाहर रखता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। कहां की आपने शादियां, कहां की? मुख्यमंत्री निवास के बाहर की के अंदर? तो उन्होंने तो नसीहत ये दी है कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बेटे जो हैं उनको सरकार से दूर रखना चाहिए। हाँ, ताकि सरकार उससे कमजोर होती है। उससे आप तो मतलब कि बनाते उन्हीं को प्रधानमंत्री हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब सुन करके तकलीफ होती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको दूर रखना चाहिए, फिर नेहरू जी की बेटी क्यों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, फिर बेटी का बेटा ही क्यों प्रधानमंत्री, फिर बेटे का बेटा भी क्यों मतलब आगे लाने की कोशिश विपक्ष का नेता। तो एक तरफ राजस्थान के संदर्भ में कहा है उन्होंने। अगर उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में कहा है, इसका मतलब कांग्रेस को वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानते, राजस्थान को अलग तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अपन शुरू से जयनारायण जी व्यास ने कांग्रेस का विरोध किया, हीरालाल जी शास्त्री ने कांग्रेस का विरोध किया, टीकाराम जी पालीवाल तो जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए। उसके बाद में जो बने, क्या शिवचरण जी माथुर के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिली? क्या हरदेव जोशी जी के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिली? क्या अशोक गहलोत जी के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिली? अब वो कोई जीत नहीं पाए, उसका तो उपाय क्या है? लेकिन ये कहना कि मतलब वो बेटों को ला रहे हैं और उनको ला रहे हैं, ला कौन रहा है? ला तो आप रहे हैं। आपके अलावा और कौन ला रहा है? आप ही ला रहे हैं। आपने जिन लोगों को कांग्रेस के अंदर टिकटें दी, वो धारीवाल जी किसके बेटे हैं? इनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री थे, धारीवाल जी। और हम खोजते चले जाएंगे। अच्छा गोपाल जी, क्या वाकई में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मंत्रियों के बेटों का इंटरफेयर सरकार में है, ऐसा है आपकी सरकार में कुछ? नहीं, मेरे को तो अगर मैं ध्यान करूं तो चूंकि सांगानेर जयपुर से जुड़ा हुआ है, तो कोई मेरे से पूछे तो मैं मुख्यमंत्री जी के बेटों के नाम उसी तरह से बता सकता हूं जैसे वैभव जी का बता सकता हूं। बाकी अगर पूछे, हम तो जानते ही नहीं कौन मंत्री के कौन बेटे हैं। मेरे से कोई पूछे कि कांग्रेस के अंदर फला नेता के कौन बेटे हैं, वो हमको नहीं पता। हमको ये पता है, कोई पूछे घनश्याम जी के कौन बेटे हैं तिवारी जी के, तो जानते हैं क्योंकि हम 40 वर्ष से देख रहे हैं उनको। आप मेरा सवाल घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं। आप ये बताइए कि कोई भी बेटे के ऊपर कांग्रेस वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई है क्या? कोई आरोप विधानसभा के अंदर लगाया है क्या? किसी के भी बेटे के खिलाफ लगाया? तो आपकी कथनी और कहनी का जो दोहरापन है वो बहुत तकलीफदेह है। इससे नुकसान हो रहा है प्रदेश का। जब अशोक जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग क्या चाहते थे कि जनता ने बहुमत दिया है, इनको शासन करने का मौका दिया जाना चाहिए। आप आलोचना के अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और किसकी आलोचना? आप खुद अपनी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। चलिए सर, अब हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार आपकी पार्टी को, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार से पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रही है, सरकार बार बार भाजपा को जो है हार का डर है इसलिए नहीं करवा पा रही। और दूसरा, उन्होंने आरसीए पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार बनने के बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई गई जिसका काम होता है कि 3 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करवाना और एक आरसीए का अध्यक्ष। लेकिन उस बात को लंबे से अभी 2.5 साल होने को है और बार बार आरसीए के एडहॉक के जो संयोजक है उनको बदल दिया जा रहा है, एडहॉक की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। इन दोनों सवालों पर आपका क्या जवाब? देखिए, डोटासरा जी अपने आप में ही
अगर देखा जाए तो एक कलाकार है, कभी भी वो सामान्य नजर नहीं आते हैं। उनको मैं एक मजबूत नेता मानता हूं और ये मानता हूं कि जब इनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो ये जूनियर थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस के अंदर अपना जगह बनाया है। लेकिन जैसे एक कलाकार, जैसे पुराने कलाकार होते थे अजीत, प्राण और वो ये सब एनके सिंह, तो ये क्या अपने अपने भूमिका के हिसाब से खुद को बदल लेते थे। कभी तो वो दलाल बन करके गवाही देने जा रहे हैं, कभी विलेन बन गए, कभी वो मगमचा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वही स्थिति डोटासरा साहब की है। इतिहास का उनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है उनको। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस को मजबूत करने की जगह उनका दृष्टिकोण है कि अध्यक्ष कैसे बने रहा जाए। तो इसलिए उनको लगता है जोर से बोलना, आरोप लगा देना, ये सब राजनीति के तरीके हैं, लेकिन ये नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के ऐसे ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिनके साथ आदर भी पैदा होता है, लेकिन वो कभी आसन के लिए ये नहीं कहेंगे कि मैं जूती की नोक की तरह समझता हूं। दूसरी चीज, जिस तरह की शब्दावली वो का, फिर वो सामान्य हो जाते हैं। मतलब जब वो जोश में रहते हैं तो उस समय होश नहीं रहता, फिर वो सामान्य हो जाते हैं। तो एक ऐसा नेता जो मतलब कि एक मजबूत नेता है, जनता बार बार उनको चुनकर के भेजती है, उनका यह जो बदला हुआ तरीका है उसमें आलोचना की जाए तो हल्कापन लगेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैंने आदरणीय जूली साहब जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको पिछले सत्र के दौरान ही कहा था कि आपको और डोटासरा साहब दो को आचरण करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एक पार्टी को, प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय पायलट साहब, ये भी विधानसभा में आते ही हैं कभी ना कभी, तो आदरणीय वसुंधरा जी आती हैं। इनके किसी विषय को लेकर के कभी विवाद उठता है क्या? नहीं। ये लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखते हैं। गहलोत साहब आएंगे तो आकर के कभी इस तरह का आचरण नहीं करेंगे कि जो विधानसभा को गलत नसीहत दे। फिर आप ही क्यों करते हैं? और आप में और प्रतिपक्ष के नेता में, इनमें भी फर्क है। प्रतिपक्ष के नेता जो बोलते हैं तो लगता है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और हमको ये देख करके खुशी होती है कि अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति ईमानदारी से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। वो विपक्ष में है तो सरकार की आलोचना करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो क्या वही तरीका डोटासरा साहब के लिए शोभनीय नहीं है? वो क्यों मतलब कि इतने आक्रामक हो जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को ही अपशब्द कहने लग जाए? एक पूर्व मंत्री पिछले 3-4 महीनों में 3 बार हाउस में गाली दे चुके हैं मां बहन की। ये मतलब कहीं संभव है इस तरह का? आप कहें मेरे तो जुबान पर है, इसका मतलब है कि घर में बहन बेटियां भी है। क्या आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? शर्मा जी, सवाल मेरा ये था कि पंचायती राज चुनाव में देरी क्यों है? डोटासरा जी को अपन इस विषय में छोड़ दें अगर, तो पंचायती राज चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कांग्रेस आरोप जो लगा रही है कि हार का डर है वो सच्चाई है? नहीं, ये तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। असली चीज क्या है कि कोर्ट के निर्देश हैं कि इन लोगों के आरक्षण के ऊपर फैसला हुए बिना नहीं हो सकते। तो जब उसकी रिपोर्ट ही नहीं आए, हमारे पास में न्यायालय का रास्ता खुला है, हम वहां जाकर के और कह सकते हैं कि रिपोर्ट तो सरकार के आयोग को देनी है। नहीं, सरकार के आयोग को तो देनी है, लेकिन उनको बाउंड भी तो किया जा सकता है कि आप इतने समय रिपोर्ट दीजिए, उसके इतने समय के अंदर चुनाव हो। फिर सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा कांग्रेस को विधानसभा में कि आप कह दीजिए कि जो आरक्षण से वंचित हैं उनके बिना चुनाव करवा लीजिए।
कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। आयोग की रिपोर्ट अगर नहीं आ रही है तो उस रिपोर्ट को मंगवाने का काम किसका है? सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष अगर नहीं मंगवा रहा है तो फिर इसके ऊपर न्यायालय है, आप न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। फिर आयोग के सामने क्या परेशानियां हैं ये भी पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आयोग से किसी ने जाकर के और साक्षात्कार भी किया हो, जानने की कोशिश की हो। सत्ता पक्ष ने भी नहीं, सत्ता पक्ष का तो क्या पता चले, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि कभी भी किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त करना, पूछताछ करना, ऐसी चीज सामने नहीं आई। जब कहीं पर कोई, जैसे पहले पंचायतों के चुनाव कांग्रेस ने बंद कर दिए, ये जो अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में 12 या 17 वर्ष तक चुनाव करवाए ही नहीं। 17 वर्ष तक भैरों सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो जो ही 90 के अंदर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पंचायत के चुनाव होंगे। और उसके बाद फिर जब हरदेव जोशी आए, उन्होंने फिर चुनाव कैंसिल कर दिए। मेरे को अभी भी याद है, उस समय मैंने आइटम लिखा था कि पंचायती चुनाव से क्यों कतरा रही है सरकार। तो उस समय तो कोई आयोग का और उसकी सिफारिश का विषय नहीं था। तो कांग्रेस के स्वभाव के अंदर चुनाव कभी नहीं रहा। इमरजेंसी के अंदर 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया ही था, आपने कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय, इनमें समय पर चुनाव होना, उनके महत्व को स्थापित करना, इसके अंदर कोई भी बाधा किसी की तरह से भी होती है तो वो देश के हित में नहीं है। लोकतंत्र को हमारे भारत के इतिहास के अंदर डॉक्टर केपी जायसवाल, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी पर बहुत काम किया है, हजारों वर्ष पहले सभा समिति नामक संस्थाएं हमारे यहाँ संचालित करती रही हैं। तो पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो, ये तो कमजोर करता है ना सिस्टम को। इनको ताकतवर कैसे बनाया जाए, इनके हाथ में ताकत कैसे जाए, अधिकारियों के हाथ से ताकत लेकर के निर्वाचित लोगों के हाथ में ताकत कैसे जाए, यह लड़ाई है भारत के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। इसमें सरकार का विषय नहीं है। आज आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर पंचायती राज और स्थायी निकाय मजबूत है। हमारे यहाँ क्यों कमजोर रहने चाहिए? हमारे यहाँ क्यों रहना चाहिए कि जिला प्रमुख या जो मतलब कि प्रधान है वो सब आईएएस के आश्रय पर हो? क्या ये बीजेपी ने किया? कांग्रेस के समय भी यही स्थिति थी। परशुराम जी मदेरणा के लड़के महिपाल मदेरणा जब जोधपुर के जिला प्रमुख थे, उनके सामने वो परेशानियां थी। हम लोग पत्रकार थे, वो मिलने आए केवल इसी बात के लिए कि क्या करें। तो यह जो स्थिति है, जनता के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना, लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूत होना, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय, ये हमारे देश को जिंदा रखने का प्रयत्न है। बिल्कुल। शर्मा जी, अब इस इंटरव्यू को अपन समाप्ति की ओर ले जाएं, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि लोगों में एक नैरेटिव सेट है, राजस्थान के लोगों में, और आम लोग इसको चर्चा भी करते रहते हैं कि सरकार में इन दिनों जो है वो विधायकों और मंत्रियों से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। आप इस चीज को मानते हैं या इसको फेस कर चुके हैं? देखिए, मेरे सामने इस तरह की कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती, मैं हर घर को समझता हूँ, मेरे को ये पता है कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्व हूं। अगर कहीं पर यह प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आना अस्वाभाविक नहीं, अभी रही होगी, क्योंकि इतने लोग मजबूत हो गए कांग्रेस राज के अंदर, सीधे लेन देन, सीधे भ्रष्टाचार। तो ऐसे लोगों को जो जेल जा चुके हैं, ऐसे लोगों को जिनके लिए ये माना जाए कि वो बार बार अपराध करते हैं, आर्थिक अपराध करते हैं, उनके साथ कड़ाई बरती जानी चाहिए। हो सकता है इस समय भी ऐसी जरूरत हो, उसको बरते बिना। आपकी सरकार बरत रही है कड़ाई? नहीं, मैं तो एक आकांक्षा पैदा कर रहा हूं, आकांक्षा बता रहा हूं आपको कि ऐसा करने की आवश्यकता है कि हमारे सीधे हो जाए कि जो आदमी अपराध के अंदर जेल चला गया उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए हमेशा के लिए। हमने शेखावत साहब को देखा है,
4-5 आईएएस थे जो गड़बड़ थे राजस्थान के अंदर। वो जानते थे कि जब तक ये हैं, ये हमको आगे नहीं आने देंगे, और जो ईमानदार है उसके लिए पूरी जगह है, कुछ भी करो। तो वही स्थिति, और ये सिर्फ राजस्थान की थोड़ी है। राजस्थान तो उन राज्यों में है 2-4 में जहां पर व्यवस्था अभी बैठी हुई है। जैसे योगी जी ने आने के बाद में उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, नहीं तो बाकी के राज्यों में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर पहले क्या क्या हो रहा था, ये खरबापति लोग हो गए कांग्रेस के नेता लोग। आज भी आप ये देखिए, ये बीजेपी के मंत्रियों के घर जाके देख लीजिए और कांग्रेस के मंत्रियों के घर जाके देख लीजिए जो पूर्व वाले हैं, दोनों के अंदर आपको फर्क मिल जाएगा। निश्चित तौर पर। अब हम आखिरी सवाल, एक चर्चा और भी है मंत्रिमंडल की, और राजस्थान के नेताओं से, जनता से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों को और नेताओं को इंतजार है कि कब जो है मंत्रिमंडल का फेरबदल हो या विस्तार हो। क्या कुछ इसकी सुगबुगाहट है आपके पक्ष, सत्ता पक्ष में? देखिए, सुगबुगाहट तो शुरू से है, शुरू से है, क्योंकि जब तक निश्चित संख्या मंत्रिमंडल की पूरी नहीं होती है तब तक ये गुंजाइश रहती है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल हो, विस्तार हो, उसके अंदर लोग आए। मेरा मानना थोड़ा सा अलग किस्म का है। एक हमारे बाला साहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक थे, वो कहते थे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति न मूलम न औषधिम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभा। व्यक्ति कोई भी अयोग्य नहीं है, जो योजनाकार है, जो काम लेने वाला है, वो उससे भली भांति काम ले। मंत्री कोई भी रहे, फेरबदल हो या नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करें। जब तक उसमें गुंजाइश दिखाई देगी तब तक सुगबुगाहट होती रहेगी, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो। लेकिन उसमें लाभ होता है या नुकसान होता है, ये दोनों भविष्य के गर्भ में। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसने मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं किया हो, और उसमें 90% सरकार नहीं आई है वापस। अच्छा, तो इसलिए मंत्रिमंडल का फेरबदल करना, विधायकों को पुनः टिकट देना, ये सफलता की गारंटी नहीं। निश्चित तौर पर ये गोपाल शर्मा जी थे जिन्होंने खुलकर आज कई सारे सवालों के जवाब दिए, राजस्थान की वर्तमान की राजनीति और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। क्योंकि इनसे बातचीत करना और इनकी जो बात करने का जो तरीका है या जवाब जो है, उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी झलकती है। तो राजस्थान की जनता जो है कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से अच्छे से वाकिफ हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।